प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर रिलेशंस की रिवीजन की थी। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं फंक्शंस की। रिलेशंस और फंक्शंस आपस में रिलेटेड हैं। कोई रिलेशन सेट आर हमारे पास फंक्शन तब कहलाता है, रिलेशन सेट आर फ्रॉम set A to B is said to be function if every element of A has one and only one image in B। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन सेट दिया हुआ है तो उसकी जो हमारे पास मैपिंग है A टू B, उसमें जो A सेट है उसके हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी। जैसे कि अगर हमारे पास रिलेशन सेट है 1 से 2, 2 to 3, 4 to 3, 5 6, अगर रिलेशन सेट ऐसा है जिसमें ये ऑर्डर पेयर्स है तो ये रिलेशन सेट फंक्शन बन जाता है अगर हमारे पास हर एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इनकी सिर्फ एक ही इमेज हो। जैसे 1 इज अटैच टू ओनली 2, 2 की अटैच किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ, 4 3 के साथ, 5 6 के साथ, यानी कि इन एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो दूसरे एलिमेंट है 2 3 एंड 6, अब इसमें आप देखेंगे जो 3 है वो दो एलिमेंट्स के साथ अटैच हो रहे हैं 2 एंड 4, यानी कि जो इमेजेस हैं उनकी दो प्री इमेज हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ क्या होनी चाहिए, सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज। तो वो हमारे पास जो रिलेशन है एक फंक्शन बन जाता है। लेकिन कोई रिलेशन सेट आर फंक्शन कब नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर 1 2 है, 1 के साथ 7 है, 2 के साथ 3 है, 4 के साथ 5 है। अब ये जो रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो 1 है ये रिलेटेड हो रहा है 2 के साथ भी और 7 के साथ भी। तो 1 की कितनी इमेज हुई, 2 होगी, इसमें 2 भी है और 7 भी है। तो यहाँ हमने नोट करना है कि फंक्शन के लिए रिलेशन में किसी भी एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा जो इमेजेस हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो रिलेशन सेट तभी हमारे पास फंक्शन होगा जब हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होगी। अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो फंक्शन है वो कैसे लिखा जाता है। फंक्शन एक तरह से मैपिंग है फ्रॉम द सेट A to B such that fx equal to y where x belongs to A and y belongs to B। यहां हमारे पास दो सेट है A एंड B, ये हमारा सेट A और ये सेट B। A की मैपिंग है B के साथ, यानी कि जो हमारा सेट A है उसको हम बोलेंगे दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड सेट जो B है उसको हम कहते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसमें हमारे पास सेट A के अंदर मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 6 और B के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास 2 5 7 8 9 10 11। तो इसमें फंक्शन में क्या होता है कि जो डोमेन है उसका हर एलिमेंट अटैच होता है किसी एक एलिमेंट के साथ। लेकिन हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो डोमेन है उसके हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास कोडोमेन है उसमें ये हो सकता है कि इसके जो दो एलिमेंट है किसी एक एलिमेंट के साथ अटैच हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 11 है, 11 6 के साथ अटैच हो रहे हैं और यहाँ पे 10 जो है वो भी 6 के साथ अटैच हो रहे हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो 6 है यहाँ पे इसकी कितनी इमेजेस होगी, 2, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो जो फंक्शन है उसके लिए ये जरूरी है
कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट अटैच होना चाहिए, लेकिन कोडोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। लेकिन अब इसमें आता है रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ all the images of elements of set A, या एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हम कह सकते हैं कि डोमेन की जो भी हमारे पास इमेजेस आती हैं सेट बी के अंदर, उनका अगर हम एक सेट बना देते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है? रेंज। तो सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेंज है दिस इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये कोडोमेन का ही एक सबसेट है। तो इस तरह से हम ये क्लियर कर लेंगे कि क्लियर कर लिया हमने कि जो डोमेन है इसके ऊपर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और जो वैल्यूज, जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो भी हमारे पास इमेजेस आ जाती हैं कोडोमेन के अंदर, तो उन इमेजेस का जो सेट होगा वो क्या होगा? दैट विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। इसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे। फंक्शन की टाइप्स कौन सी है? हमारे पास फर्स्ट टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किस टाइप का होगा? इफ fx इज इक्वल टू x, यानी कि x और y आपस में इक्वल है, तो हम ये कहेंगे कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी। तो अगर हम इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर डिफाइन करते हैं फंक्शन के ग्राफ को, तो किस तरह से होगा? 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 1, 2 के ऊपर इसकी वैल्यू 2। तो ये पॉइंट इस तरह से जब हम लगा लेते हैं तो ये हमारे पास fx इज इक्वल टू x का ग्राफ बन जाता है, जो x एक्सिस के ऊपर 45 के एंगल पर झुका होगा। तो इसमें हमारे पास जो डोमेन है और रेंज है वो हमारे पास क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हर x की हर वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और जो हमारे पास x की वैल्यू है वही वैल्यू हमारे पास y की है। तो इसलिए हमारे पास डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेकेंड है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कोई फंक्शन कांस्टेंट कब होता है? जब हमारे पास fx क्या होगा? इक्वल टू c, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो x है, x हमारा वेरिएबल है, यहाँ पर x चेंज होता रहेगा, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है इक्वल टू c की। तो उसका ग्राफ कैसे होगा? यहां पर y हमारा फिक्स हो गया कि y की वैल्यू अनचेंज है, y की वैल्यू के अंदर चेंज नहीं होगा, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, यहाँ पे y की वैल्यू कोई हमारे पास c है, तो उसका जो ग्राफ होगा, लाइन जो होगी हमारे पास fx इक्वल टू c की, तो वो क्या होगी? पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारी जो लाइन है, लाइन ऑफ fx इक्वल टू c की क्या होगी? इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। हमेशा ही ये लाइन क्या होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। देखिए आप, x की वैल्यू 1 है, 2 है, तो भी हमारे पास जो y की वैल्यू है वो c है, इट इज अनचेंज वैल्यू। तो इसमें हमारे पास जो डोमेन है हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। x की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, उसके ऊपर फंक्शन हमारा सेम है। तो रेंज क्या होगी इसमें? रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू c ओनली, क्योंकि x की आप कोई भी वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू इक्वल टू क्या आ रही है? c। तो c क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको हम सेट के रूप में लिखेंगे। इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है c, यानी कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है इसमें क्या होगा? इक्वल टू c ओनली। आइडेंटिटी, कांस्टेंट फंक्शन, और उसके बाद आती है हमारी पॉलिनोमियल।
कोई फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन कब होगा? देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? एफ एक्स कैन बी रिटन एज a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस अप टिल an x रेज़ टू पावर n। यहां पर हमारे पास जितने भी ये ai's हैं a0 a1 अप टिल an, ये क्या होंगे? दीज आर द रियल नंबर्स। ये हमारे पास सारे रियल नंबर्स होंगे। लेकिन यहां पर जो n है, व्हाट इज द n? n इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर, या इसको होल नंबर भी कह सकते हैं। होल नंबर्स आर 0 1 2 3 अप टिल सो ऑन। तो पॉलिनोमियल के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास ये सीरीज होती है a0 प्लस a1x प्लस a2x के अप टिल an x रेज़ टू पावर n। और ये स्पेशल हमारे पास जो n क्या होना चाहिए? इट कैन बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। जैसे कि कोई फंक्शन हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। एक फंक्शन ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है 5 प्लस 7x रेज़ टू पावर 2/3। क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो x की पावर है 2/3, इट इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हमारे पास इंटीजर ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए ये जरूरी है कि जो x की पावर्स है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। सेकेंडली हमारे पास ये जो 1 2 3 है, ये हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स तो इसमें भी थे, ये 5 और 7 रियल नंबर्स हैं। लेकिन जो x की पावर है वो हमें ध्यान में रखनी है। इट शुड बी ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जो डोमेन है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। लेकिन जो रेंज है वो डिपेंड करती है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स के, ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर 2 है और यहां पर हम डोमेन डिफाइन कर सकते हैं दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। x की हर वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो x स्क्वायर है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो जब x स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0 टू इनफाइनाइट। इट कैन बी इक्वल टू 0। तो इसलिए इसको हमने 0 वाली साइड पर क्लोज इंटरवल में लिखा है, इनफाइनाइट वाली साइड पे ओपन। तो जो यहाँ पे हमारी रेंज आ रही है वो क्या आ रही है? 0 टू इनफाइनाइट। तो इसीलिए जो कोई भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डोमेन है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। लेकिन जो रेंज है वो हमारी पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो पॉलिनोमियल कैसी है। नाउ फोर्थ इज रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन हमारे पास किस टाइप का होगा? मान लीजिए एक फंक्शन मैं आपके सामने इस तरह से लिख रही हूं gx अपॉन hx, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास दो फंक्शन की फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो hx है एक साथ में कंडीशन लग जाती है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब hx हमारे पास 0 हो जाएगा तो gx बाय 0 फॉर्म ये हमारे इनफाइनाइट फॉर्म देगी। इट इज नॉट ए डिफाइंड टर्म। तो फंक्शन रैशनल फंक्शन होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फिफ्थ इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन कैसा होगा? जब एफ एक्स हमारे पास है मॉडुलस एक्स की फॉर्म में, एक्स के साथ ये जो मैंने साइन लगाया है ये मॉडुलस का साइन है। इट कैन टेक द टू वैल्यूज x एंड माइनस एक्स। एक्स कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव। तो यहां पर एफ एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है x एंड माइनस एक्स। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो भी हम देख लेते हैं। एक्चुअल में जो मॉडुलस है वो क्या करता है? किसी फंक्शन की वैल्यू को वो पॉजिटिव बना देते हैं।
x अगर हमारे पास 1 है तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 आएगी, लेकिन अगर -1 है तो वो वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाती है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स के मॉडुलस हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन है कुछ इस तरह से उसका ग्राफ होगा। ये कुछ तरह से इस जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनके लिए ये आइडेंटिटी की तरह f(x = x) क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन नेगेटिव के लिए इक्वल टू क्या है, -x। तो उसका ग्राफ भी हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। आप ये चेक कर सकते हैं कि वैल्यू जो है 1 के ऊपर 1 होगी, 2 के ऊपर y की वैल्यू भी 2 होगी, लेकिन इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये -1 के ऊपर जो हमारे y वैल्यू है वो 1 आ रही है। इसी प्रकार जो -2 होगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव 2 हो जाती है। तो इसमें हमारा जो ग्राफ है इस तरह से होगा। अब इसमें हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होगी। डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि x की हर वैल्यू के ऊपर जो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो रेंज है इट विल बी इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर देते हैं। जो भी हमारे पास नंबर होता है उसका जो मॉडुलस लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, एक पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर क्या होंगे फिर, 0 to इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमने 0 की साइड पे क्या रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो वैल्यू हमारे पास बाउंड्री वैल्यू को ले सकता है। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 0 भरेंगे तो फंक्शन क्या है, इट कैन टेक इक्वल टू 0 वैल्यू। तो मॉडुलस फंक्शन के बाद हमारे पास आता है सिग्नम फंक्शन। व्हाट आर द सिग्नम फंक्शन। फंक्शन अगर हमारे पास 3 वैल्यू लेता है, 1 0 -1, व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज नेगेटिव, यानी कि फंक्शन में हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू है, 1 0 -1। और x जब पॉजिटिव है तब इसकी वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, व्हेन x इज नेगेटिव देन फंक्शन इज इक्वल टू -1। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, दिस इज अ सेंटर, ओरिजिन भी आप कह सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास 1 है, ये वैल्यू -1। तो देखिए फंक्शन हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन हमें पता है इट विल बी द, जो इसका ग्राफ होगा, लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि f(x = 1) जो हमारे पास है, x का क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू जो है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ओपन रख रही हूँ बाउंड्री पॉइंट को, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। सेकेंड है, ये हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में होगा 0 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, जिसमें x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। थर्ड है, ये हमारे पास अगेन एक लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये लाइन इस तरफ बनेगी व्हेन x इज नेगेटिव, तो इसको भी मैं -1 पे ओपन रख रही हूं। ये हमारी नेगेटिव y एक्सिस है, ये हमारी नेगेटिव x एक्सिस है। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। तो इसमें हम डोमेन और रेंज क्या लिखेंगे, डोमेन विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इसकी रेंज है उसके अंदर हमारे पास 3 ही वैल्यूज हैं, -1 0 एंड 1। तो ये एक सेट के रूप में लिखी जाएंगी जिसमें सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, -1 0 एंड 1। तो सिग्नम फंक्शन के बाद हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होते हैं, इफ f(x = x) रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब आपको x के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आए तो आपने समझ लेना है कि वो एक क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, कि जैसे कि 1.7 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। एक्चुअली जब हम रियल नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को देखते हैं
1.7 कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में लाई करेगा यहाँ पे कहीं 1.7। तो 1.7 की लेफ्ट साइड पर आपने नंबर्स देखने हैं, इंटीजर्स देखने हैं। 1.7 की लेफ्ट साइड पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो क्या होगा? इक्वल टू 1। तो इसीलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है कि जो भी नंबर है उसको उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू दैट नंबर और लेस देन दैट नंबर। जो भी उसकी लेफ्ट साइड पर इंटीजर्स होंगे उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जो वो उस नंबर का ग्रेटेस्ट उस नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी इक्वल टू -x इफ x लाइज बिटवीन 0 to -1, यानी कि -1 to 0 वैल्यूज के लिए उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 या फिर -0.7, -0.3, -1। इन सारी वैल्यूज का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल टू -1। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये सीधा सा साफ सा मतलब है कि जो भी हम नंबर लेते हैं उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसके इक्वल होती है? उसकी लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर। तो इसका ग्राफ कैसे होगा और इसकी डोमेन रेंज क्या होगी? यहां तो हमें क्लियर है कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप लीजिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लिख सकते हैं। लेकिन जो इसकी रेंज है वो क्या होगी? रेंज हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होगी। दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि हमारे पास जो भी रियल नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? एक इंटीजर के फॉर्म में आ रही है। तो जो रेंज होगी, इसकी रेंज ऑफ द सेट होगी वो क्या होगी? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हमारा ग्राफ क्या होगा, किस तरह से दिखाई देगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 -1 -2 1 -1 2 3 -2। ये हमारे नेगेटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए हमने डिस्कस किया था कि 0 to 1 के लिए अगर x की वैल्यू 0 to 1 है तो यहां मैं ओपन रख रही हूं 1 को, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0। फिर अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x के लिए 1 to 2 आती है, x की वैल्यू अगर 1 से लेके 2 आती है तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाती है? 1। तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास 1 से लेके 2 तक। तो जब कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन की जो लाइन है वो पैरेलल टू क्या बनती है? एक्स एक्सिस। इसी प्रकार 2 से लेके 3 तक जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2। तो 2 से लेके 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2। तो यहाँ आपने नोट किया होगा, यहाँ मैं कुछ ओपन में रख रही हूँ। ये ओपन का मतलब है कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 से लेके 3 के बीच में कोई भी वैल्यू, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ जो 3 के ऊपर पॉइंट है उसको ओपन रखा है, यहाँ पे मैंने 2 को ओपन रखा है, यहाँ पे मैंने 1 को ओपन रखा है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता चला जाएगा। और सिमिलरली -1 to 0 के लिए या हम 0 को ओपन -1 को ओपन रख रहे हैं तो -1 to 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ रही है? -1। तो ये इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 16 इज इफ two functions are given, find the addition, subtraction, multiplication and quotient of two functions। तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रा है 2 फंक्शन के लिए कि अगर हमें 2 फंक्शन का एडिशन करना है तो वो किसके इक्वल होगा?
f प्लस जी एक्स, इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि उन दो फंक्शन की एडिशन ही होगा। और अगर हमने सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है देन इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। सिमिलरली f इंटू जी दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। और अगर हमारे पास कोशेंट है f अपॉन g तो इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स अपॉन सिंपल अपॉन में जी एक्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है कि ये जो रिलेशंस हैं वो फंक्शन है या नहीं है। तो इसकी पहचान क्या थी हमारे पास कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ एक और एक ही इमेज होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर एक नेगेटिव मॉडुलस है। फंक्शन इज गिवन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। तो यहाँ हमारे पास जो डोमेन है क्लियर है, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर एक्स की हर रियल वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास जो मॉडुलस एक्स है हमें पता है इट विल ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव है, लेकिन जब इसके हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू है वो क्या आ रही है हमारे पास 0 या 0 से लेस, तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो इस तरह से डोमेन और रेंज जो है लिखी जाती है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 9 माइनस एक्स के, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर हमें पता है कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो तो इट शुड बी पॉजिटिव। पॉलिनोमियल है या कोई नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि यह फंक्शन है, हम रियल वैल्यूड फंक्शंस ले रहे हैं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए जरूरी है कि अंडर रूट में जो भी नंबर है या पॉलिनोमियल है वो नॉन नेगेटिव हो। तो नॉन नेगेटिव का मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव और इट कैन बी रिटन एज 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो यहां से हमारे पास जो एक्स है क्या आ जाएगा -3 to 3। तो ये हमारे पास डोमेन आ जाती है -3 to 3 इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, बिकॉज एक्स कैन टेक द वैल्यूज ऑफ -3 and 3। तो ये बाउंड्री वैल्यू को ले रहे हैं तो डोमेन की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 to 3। अब इसकी रेंज कैसे फाइंड आउट होगी? रेंज के लिए डिपेंड करता है कि जो हमारे पास डोमेन आई है, ये हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, तो इसकी जो अंडर रूट वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या आएगी पॉजिटिव। तो जब फंक्शन हमारा पॉजिटिव है तो रेंज क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी 0 to इनफाइनाइट। लेकिन एक हमारे पास ये भी है कि जब हम इसको लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट, तो यहां से हमारे पास y स्क्वायर क्या आ जाता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर इन अंडर रूट। तो दोबारा से हम देखते हैं कि x हमारे पास क्या था -3 to 3, तो ये जो 9 माइनस वाई स्क्वायर है दिस ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव। तो इसी तरह जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो y भी हमारे पास क्या आ जाता है -3 to 3। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हमने लेना है कि एक तरफ हम रेंज कह रहे हैं कि इट शुड बी 0 to इनफाइनाइट पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहां हम y को डिफाइन कर रहे हैं -3 to 3। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन ली जाएगी। जब इन दोनों की इंटरसेक्शन ली जाएगी तो हमारे पास फाइनली जो रेंज आती है, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू 0 to 3। तो यहाँ पे 0 और 3 के ऊपर हम क्लोज इंटरवल ले रहे हैं क्योंकि y की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन हमारे पास ये रेंज ऑफ द फंक्शन आ जाती है 0 to 3। इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ये हम 9th और 10th में कर चुके हैं। कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास दिया हुआ है
तो उसके अंदर हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डोमेन ऑलरेडी गिवन है और हमने कैलकुलेट करना है रेंज को। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज fx is equal to 2 minus 3x when x belongs to real numbers and x is a positive number। तो यहाँ पे x हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है, x is greater than 0। तो हमें ये फंक्शन बनाना है 2 minus 3x, क्योंकि ये हमारे पास y वैल्यू है। तो एक्चुअल में जो रेंज है वो y की वैल्यूज का एक सेट है। तो यहाँ हम y की वैल्यू बनाएंगे 2 minus 3x। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें दोनों साइड -3 से। जब x को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सॉरी -3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाता है, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये नंबर हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पहले पॉजिटिव था। अब -3 दोनों तरफ हमने 2 को ऐड किया, तो ये y जो है हमारा लेस देन क्या आ गया 2, क्योंकि ये 2 minus 3x क्या है इक्वल टू y, और y हमारे पास क्या है, दिस इज द रेंज। तो जो हमारे पास रेंज ऑफ द फंक्शन आएगी ये हमें बता रही है कि वैल्यूज क्या ले रही है, 2 से कम, 2 से लेस ले रही है, तो -∞ to 2। तो ये हम इस तरह से हमारी रेंज कैलकुलेट हो जाती है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, फंक्शन इज इक्वल टू x² प्लस 2 सच दैट x इज अ रियल नंबर। जब x कोई रियल नंबर है तो हमें पता है कि उसका हमेशा जो स्क्वायर है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो दोनों तरफ अगर हम 2 को प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है x² प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है। तो फंक्शन की वैल्यू ही हमारी रेंज होती है। तो फंक्शन क्या है, 2 या 2 से बड़ा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी 2 to infinite। यहाँ पे हम क्लोज ले रहे हैं क्योंकि यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 2 भी आ रही है, 2 या 2 से बड़ी है, तो फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी 2 to infinite। तो इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये आइडेंटिटी फंक्शन है f(x) इक्वल टू x। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज वो इक्वल टू क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू y ही है, जो वैल्यू x की है वही वैल्यू y की है। इसके बाद एक एग्जांपल हम मिसलेनियस एग्जांपल में से उठा रहे हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। दिस इज आवर 21st एग्जांपल, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय x² माइनस 5x प्लस 4। इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन के लिए जरूरी है कि जो हमारा रैशनल फंक्शन है, ये हमारा रैशनल फंक्शन है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हमें पता है कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ x² प्लस 3x प्लस 5 इट इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि ये x की हर वैल्यू के ऊपर, हर रियल वैल्यू के ऊपर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब हमारे जो फंक्शन की डोमेन है डिपेंड करती है डिनोमिनेटर के ऊपर। तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अदरवाइज इसकी भी हमारी जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, x माइनस 4, x माइनस 1। तो यानी कि इन दोनों में से जो कोई भी फैक्टर जो है इक्वल टू 0 ना हो, या हम ये कहेंगे कि जो x है इट कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ 1 एंड 4। तो x की वैल्यू 1 और 4 नहीं होनी चाहिए। तो कंबाइंडली हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन की डोमेन है, फंक्शन की डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस, यानी कि जो जिसके ऊपर डिनोमिनेटर 0 आता है वो वैल्यूज को हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देंगे, ये हमारी डोमेन आ जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फंक्शन हमारा एक आसान टॉपिक है, कहीं भी कोई भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। डोमेन और रेंज के लिए
फंक्शन के टाइप को समझना जरूरी है, ये किस टाइप का फंक्शन है। तो उसके बाद एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े हैं आप खुद ट्राई करेंगे, साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।